हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ का तीसरा दिन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ट्रांसलेटर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ तो चल ही रहा है, साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम का भी सीरीज़ चल रहा है, इडियम फ्रेज का सीरीज़ चल रहा है। पर डे एक एक वीडियो जिसमें अपलोड हैं, आप वहाँ से जाके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 3। चलिए, इसमें हम लगभग 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डे कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं। धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा अगर सीखना है तो। चलिए, पहला है हमारा सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन। देखिए, अगर कोई एकदम सीरियस गंभीर क्राइम का मतलब क्या है, गुनाह करता है, जैसे मर्डर करना, किसी को मार देना, या आर्सन का मतलब होता है आगजनी करना, है ना। तो आगजनी करने का मतलब क्या है कि कहीं पे गए या भीड़ भाड़ में गए, कहीं मार्केट में आग लगा दिया आपने, किसी का मर्डर कर दिया। तो इस तरह के जो गंभीर क्राइम है उसको जो किया जाता है उसके लिए एक शब्द आता है फेलोनी। क्या आता है? FELONY, फेलोनी, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं महापराध। ठीक है, जो बहुत बड़ा अपराध है उसको महापराध कहते हैं। ठीक है, उसके लिए वर्ड है फेलोनी। तो यह ध्यान रखेंगे, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन फेलोनी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट। जब कोई लाइट या हीट का एक रे आता है, एक किरण आती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिएट, यानी विकिरण करना। जैसे सन से रेडिएशन निकलते हैं, सन से रेडिएशन का निकलने का क्या मतलब हुआ कि वहाँ की लाइट की जो रेज है वो धरती पे गिरती है, धरती पे आती है ना, अर्थ पे। तो उसी को बोलते हैं रेडिएट, इसी से वर्ड बना है रेडिएशन। ठीक है, तो जब कोई भी लाइट और हीट का जो रे है, एक किरण आती है ना, तो उसको बोलते हैं रेडिएट, विकिरण करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जैसे देखिए, अब होता क्या है कि जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाता है, अपराधी तो नहीं, जब तक उस पर मामला साबित न हो जाए, कोर्ट ये कहता है कि जब तक किसी पे आरोप तय न हो जाए तब तक वो क्या कहलाएगा? अभियुक्त है ना, अभियुक्त है, यानी उस पर आरोप तय नहीं हुआ है, उसको अपराधी नहीं कह सकते। हमें आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी शक के आधार पे, लेकिन वो मुकदमा कोर्ट में चलेगा और कोर्ट उसका फैसला सुनाएगी कि हाँ, ये वाकई में इसने किया है या नहीं किया है अपराध। तब तक के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में रखा जाता है। तो जब जेल से कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है, तो कोर्ट में जब वो पेश किया जाता है अभियुक्त को, तो फिर उस पर दोनों पक्ष के वकील जो हैं वो बहस करते हैं। ठीक है, और जो जैसे कि जो पुलिस पकड़े रहते हैं उनके तरफ से या सरकार की जो वकील रहती है वो कहती है कि जज साहब से कि माय लॉर्ड, कि हमें कुछ पूछताछ करना बाकी रह गया है, या इसमें मामले की तफ्तीश के लिए हम कुछ दिनों के न्यायिक हिरासत मतलब रिमांड में चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि इस अभियुक्त को फिर से थाने को सौंपा जाए ताकि कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ किया जा सके। तो कोर्ट जो है वो रिमांड क्या कहती है कि फिर से उसको वापस में हवालात में भेजती है, यानी थाने वाले को वापस दे देती है कि ठीक है, आप 2 दिन के, 4 दिन के, 1 दिन के, 5 दिन के लिए, जितना भी टाइम कोर्ट देती है वो, कि आप जाइए फिर से इससे पूछताछ करिए और जो मामला सामने आए फिर उसको कोर्ट में लेके आइए। तो जब इसको क्या बोलते हैं? रिमांड। नहीं कहते हैं कि वापस उसको रिमांड में भेज दिया गया है। तो रिमांड में भेजने का मतलब क्या है कि दोबारा से उसके से पूछताछ की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस, यानी वैसा छुपा हुआ जगह, एकदम क्या है, गुप्त स्थान, जहां पे किसी को खोजना या किसी एक्सेस का पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे? सिनोनिम्स पढ़े थे, यानी एडमिट होना, वहां पे पहुंचना काफी मुश्किल हो तो उसको बोलते हैं रिसेस। जहां पे एक्सेस करना मुश्किल हो उसको बोलेंगे रिसेस, यानी वो गुप्त स्थान, RECESS। क्या हो गया? सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस, जहां पे जाना मुश्किल हो वैसा छुपा हुआ स्थान को बोलते हैं गुप्त स्थान, जिसको इंग्लिश में रिसेस कहते हैं। वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ ना आए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सीखना है, चाहे समय कितना भी लगे, हमें कितना पढ़ना पड़े, कौन से मटेरियल से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, आपको सीखना है, सफल होना है, लक्ष्य यही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस।
कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंपनी आपस में ऐसा एग्रीमेंट करती है, समझौता करती है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। फ्रॉडलेंट यानी धोखाधड़ी के पर्पज से, है ना, धोखाधड़ी के उद्देश्य से कुछ कागजों का लेन देन करती है, कुछ समझौते करती हैं, उसको बोलते हैं कपट संधि या जालसाजी, है ना। इसको क्या बोलेंगे? कपट संधि। कपट मतलब कि छल कपट उसके मन में है और किसी से दोस्ती कर रहा है, किसी से एग्रीमेंट समझौता कर रहा है कि ठीक है आप हमको इस पे साइन करके दे दीजिए, हम आपको इतना प्लॉट दे देंगे, इतना ज़मीन दे देंगे आपको। इस तरह का जो कोई एग्रीमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं कोल्यूजन, COLLUSION। स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि पेपर में स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन सा गलत स्पेलिंग है इसमें, ढूंढिए। तो पढ़ने के साथ साथ अगर स्पेलिंग देखते जाएंगे तो वो बर्डन नहीं रहेगा, उसका कोई अलग से कोर्स नहीं होता कि आप तैयार कर लेंगे, कितना स्पेलिंग आप याद करेंगे, पूरा स्पेलिंग वर्ड से ही तो भरा हुआ है, पूरा ग्रामर या लिटरेचर। तो क्या हो गया? सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी आप जब धोखाधड़ी के मकसद से आप किसी से समझौता करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्यूजन। ठीक है, कोल्यूजन, कपट संधि या जालसाजी। फिर है नेक्स्ट, सर्च इन द डार्क। जैसे पूरा अंधेरा रूम है, आप रूम में आए कुछ ढूंढने, है ना, आपको मान के चलिए आपका बुक नहीं मिल रहा, जो ग्रामर की बुक है वो आपको मिल नहीं रही, तो अब उसी समय आया कि लाइट कट गई, इन्वर्टर भी डाउन है, ठीक है, बारिश का समय है, कोई रोशनी ही नहीं है उस रूम में। उसमें आप ढूंढते हैं कि ठीक है टेबल पे मैंने रखा था कहीं पे, अब टेबल पे गए या बेड पे रखा था, अब बेड पे एकदम अंधेरा हो गया, अब दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके हर एक चीज़ को टच करके मन में ये सोच रहे हैं कि बुक के आकार का कौन सा चीज़ है ना। तो अंधेरे में जब किसी चीज़ को ढूंढते हैं उसको बोलते हैं ग्रोप या फंबल, जिसे हिंदी में टटोलना कहते हैं। नहीं, ये टटोलना का मतलब क्या हो गया कि आप हर एक चीज़ को छू छू के देख रहे हैं, टच करके देख रहे हैं कि क्या ये बुक तो नहीं है, है ना। तो ग्रोप बोलेंगे या फंबल, FUMBLE, फंबल। ठीक है, तो जब अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रोप या फंबल। नेक्स्ट है हमारा सर्च फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ को ढूंढना, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में ढूंढना, पता करना, उसको बोलते हैं क्वेस्ट, खोज या अन्वेषण। जैसे साइंटिस्ट हमारे खोज करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं। तो इसी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना कि नया नया चीज़ और भी नया क्रिएचर्स है क्या, या इसमें और क्या क्या इन्वेंशन किया जा सकता है, कोई भी चीज़ नया हम ढूंढ रहे हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना। इस तरह से कुछ भी चीज़ जो ढूंढा जाएगा तो उसको बोलेंगे क्वेस्ट, QUEST। ठीक है, क्वेस्ट से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इसी में TION लगा देंगे आप, क्वेश्चन बन गया, वही है खोज। फिर अगला है सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, है ना, इसको बोलते हैं यानी कि गुप्त धार्मिक सभा। अगर कोई आप चुपचाप कोई मीटिंग कर रहे हैं और वो धर्म से रिलेटेड है ना, मीटिंग आपकी सभा जो है, तो उसको बोलेंगे गुप्त धार्मिक सभा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेंटिकल, CONVENTICLE, कन्वेंटिकल, उसको बोलेंगे गुप्त धार्मिक सभा। क्या हो जाएगा मेरे साथ बोलिए? सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग का कॉन्वेंटिकल। देखिए एक बार में आपको याद नहीं होगा, कोई भी चीज़ शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहीं बाद में जब एक बार आप याद कर लेंगे तो अगली बार जब रिवीजन करेंगे आपके माइंड में तुरंत ये वर्ड आएगा। ठीक है, तो आप पहली बार में मेहनत करने से कभी मत घबराइए, इसीलिए पर डे हम लोग 25 का ये 1 वर्ड सब्जेक्शन याद करते चल रहे हैं। ठीक है, 10 एंटोसिनम्स का वीडियो करते हैं रोज़ वीडियोज़ के माध्यम से, 25 इडियम फ्रेज कर रहे हैं हम लोग पर डे, है ना। तो पर डे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा और ट्रांसलेटर एग्जाम में आपकी सफलता, आपका लक्ष्य वही होना चाहिए। तो सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग का क्या होगा? कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा। आप इसको 10 बार बोलिए, 15 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड। कोई ऐसा समुद्र, आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ पानी है और बीच में जो जमीन का टुकड़ा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। स्पेलिंग इसका ध्यान रखिएगा, ISLAND। इसको आइसलैंड मत पढ़िएगा, आइलैंड बोला जाता है। क्या है? ISLAND, आइलैंड यानी द्वीप जिसको बोलते हैं, द्वीप, दीर्घ ई की मात्रा है। तो इसको बोलते हैं जब कोई वैसा सी जिसमें ढेर सारे आइलैंड है ना, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। ठीक है, आर्कीपेलागो, द्वीप समूह जिसको कहते हैं। ढेर सारा द्वीप का अगर समूह है तो द्वीप समूह को आर्कीपेलागो कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, ARCHIPELAGO। ठीक है, द्वीप समूह। नेक्स्ट है अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ पेपर और चेक। जैसे देखिए अब चेक किसी को इशू किया होगा आपने, या कोई भी जो चेक होता है बैंक चेक, उसके पीछे साइन किया जाता है, या कोई भी कागज ऐसा, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो उसके पीछे आप साइन करते हैं, उसको बोलते हैं
इंडोर्समेंट, यानी उसको हस्ताक्षर ही कहेंगे, लेकिन जब पेपर के पीछे किया जाए, चेक के पीछे किया जाए सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको बोलेंगे इंडोर्समेंट, ENDOR, इंडोर, SE इंडोर्स, MENT इंडोर्समेंट। ध्यान रखेंगे, जब कोई पेपर या चेक के पीछे साइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट, हस्ताक्षर। नेक्स्ट है शोइंग कॉन्टेम्पचुअस इंडिफरेंस, जब काफ़ी ज़्यादा दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी कि कॉन्टेम्पचुअस, यानी कि मानसिक रूप से अगर कोई बातों पे विवाद हो, या इस तरीके से कि हाँ ठीक है एकदम अपनी बातों पे ही अड़े रहना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो दो लोगों की बातों में। तो डिफरेंस कब होता है? जब हम अपनी बात पे अड़े रहें, सामने वाला अपनी बात पे अड़ा रहे, ठीक है। तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? सुपरसीलियस। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? घमंडी। घमंडी लोग क्या कहते हैं? नहीं हम कह दिए तो कह दिए भाई, हमारा ज्ञान सबसे सर्वोपरि है, तुम कैसे बोल दोगे? तो है ना, इसको बोलते हैं सुपरसीलियस। क्या है? सुपर। अपने आप को घमंडी आदमी क्या समझता है? सुपर। सीलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस, ठीक है, सुपरसीलियस। घमंडी है ना, सुपर समझेगा अपने आप को घमंडी आदमी। तो जब दो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंडिफरेंस हो तो सुपरसीलियस। नेक्स्ट है अ शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच। कोई भी बुक का जो लास्ट में जैसे कहते हैं ना कि ठीक है पूरी कहानी 4 पेज 5 पेज का पढ़ लिए, अब हम किसी को कहेंगे भैया ऐसा है, इसका सारांश बता दो मुझे, इस बुक में क्या कहा गया है, छोटे छोटे वाक्यों में हमें बस समझा दो कि क्या है। जैसे मूवी 3 घंटे की कोई देख के आया तो पूछता है ना भाई मूवी कैसा है, क्या क्या है उसमें, तो पूरा कहानी थोड़ी बताएगा कि हाँ 3 घंटे बैठ के उसको बताएगा, नहीं, उसका जो मेन थीम है ना वो बता देना, सारांश बता दिया। तो शॉर्ट समरी, समरी का मतलब वही सारांश। तो इसके लिए वर्ड है इपिटोम। क्या है? EPITOME, या तो आप समरी कहें या इपिटोम भी कह सकते हैं, है ना। इपिटोम क्या है? EPITOME, इपिटोम का मतलब सारांश। तो जब गवर्नमेंट या सेना की तरफ से आदेश ऐसा होता है कि आपको घरों में ही रहना है, जैसे कि 370 धारा 370 जब हटाई गई थी तो कश्मीर में ऐसा कर्फ्यू लगाया गया था कि लोग घर में ही रहें ताकि शांति स्थिति बनी रहे। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिग्नल। जब ऐसा लॉ जब लगा दिया जाए कि आपको लोगों को घर में ही रहना है तो उसको बोलते हैं कर्फ्यू। स्पेलिंग ध्यान देंगे, CURFEW। नेक्स्ट है हमारा शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। जब कोई इंसान कुछ गलत कर देता है, उसके बाद उसको उस गलती का एहसास होता है तो वो पश्चाताप से भर जाता है ना, प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्राइट। क्या बोलते हैं? CONTRITE, कॉन्ट्राइट, यानी प्रायश्चित करने वाला जो इंसान है या जो इंसान पश्चाताप से भरा हुआ है उसे बोलते हैं कॉन्ट्राइट। ध्यान रखेंगे कि जब कोई पश्चाताप से भरा है तो उसे कॉन्ट्राइट कहेंगे। नेक्स्ट है ए शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लीवर एंड अम्यूजिंग वे। यानी कह सकते हैं कि जब कोई भी छोटी सी बात या कुछ छोटा सा 2-4 लाइन का अगर आइडिया है ना, और काफ़ी एकदम चालाकी से और एकदम बहुत अच्छे तरीके से कहा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इपिग्राम। जैसे कोई व्यंग्य कविता है या चुटकुला है जिससे आपको हंसी भी आए, कोई आइडिया भी, वो अपना थॉट भी बता दिया सामने वाला इंसान जो बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इपिग्राम। EPIGRAM, इपिग्राम। इपिग्राम को क्या बोलेंगे? चुटकुला या व्यंग्य कविता। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। छोटा सा जो आप जैसे सैर सपाटा घूमने जाते हैं कि थोड़ी सी दूर गए, आप घूम के वहाँ से आ गए, आपका एकदम मन जो है वो फिर से पढ़ाई में लग गया, है ना। तो कुछ भी खुशी के लिए अगर छोटी सी जर्नी आप करते हैं, छोटी सी यात्रा करते हैं, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सकर्शन। क्या बोलेंगे? EXCURSION, एक्सकर्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में सैर सपाटा। तो अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, बोलिए मेरे साथ, क्या है? एक्सकर्शन। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर क्या होगा? फिर से बोलिए, एक्सकर्शन। ऐसे 2-4 बार बोल के आपको याद करना है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। यानी कि कोई भी छोटी सी बात कही गई लेकिन उसमें सत्यता है ना। कोई भी सच को कहने के लिए अगर कोई बात कही जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कहावत। जैसे नहीं कहते कहावत, तो कहावत क्यों कही जाती है? कहावत कहने का क्या अर्थ है कि कोई भी बात है वो एकदम सत्य है, उसी को किसी दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी वो कहावत क्या है? झूठी बात नहीं है, सही है। तो छोटा सा एक्सप्रेशन जो सच्चाई को बयां करे उसके लिए क्या वर्ड है? प्रोवर्ब। जैसे प्रोवर्ब हो गया, डिक्टम, मैक्सिमम, एडेज। ध्यान रखिएगा चारों, प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिमम, एडेज, सभी को कहावत ही कहते हैं। कहावत के लिए सब आपस में सिनोनिम्स हैं। फिर से बोलिए,
कहावत को क्या क्या बोलेंगे? प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिमम, मैक्सिम, एडेज। मैक्सिम का स्पेलिंग ध्यान रखिए, यहाँ पे है MAXIM, मैक्सिम, और एडेज। ठीक है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कोई भी एकदम बहुत ही अच्छी कहानी किसी रियल, वास्तविक इंसान, रियल पर्सन मतलब वास्तविक इंसान, और इवेंट मतलब घटना के बारे में अगर कहा जाए तो उसे कहते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं? ANECDOTE, एनेक्डोट, जिसको किस्सा कहते हैं। नहीं कहते किस्सा सुनाया जाता है कोई भी बात, तो किस्सा जैसे किसी रियल इंसान के बारे में अगर कोई बात कही जा रही है, ठीक है, कोई घटना से संबंधित कोई बात कही जा रही है, तो उसको बोलेंगे एनेक्डोट। क्या कहेंगे? एनेक्डोट। नेक्स्ट है स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्पचुअस लैंग्वेज। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है क्या है कि आपका अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण। क्या बोलेंगे? तिरस्कारपूर्ण। तिरस्कारपूर्ण अगर भाषा किसी से हम बोलते हैं, यानी किसी को अपमानित किया जाता है, यानी बहुत ही भद्दी भाषा का यूज़ किया जाएगा, गंदी भाषा का यूज़ किया किसी को अपमानित करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑप्रोब्रियम। क्या बोलते हैं? OPPRO, ऑप्रो, BRIUM, ऑप्रोब्रियम। ऐसे ही बोल बोल के तोड़ तोड़ के वर्ड को स्पेलिंग याद रखनी है आपको। ऑप्रोब्रियम, अपमानजनक भाषा। ठीक है, क्या है? ऑप्रोब्रियम का मतलब अपमानजनक भाषा। फिर से बोलिए, ऑप्रोब्रियम का मतलब अपमानजनक भाषा। नेक्स्ट है, अब देखिए जो विज्ञान से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। माप का विज्ञान, वेट है ना, वजन। माप का विज्ञान क्या कहते हैं इसको? मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेट्रो, METRO, मेट्रोलॉजी, LOGY, मेट्रोलॉजी। माप विज्ञान, वजन से संबंधित अगर कोई विज्ञान है तो मेट्रोलॉजी। एकदम आसान है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है साइंस ऑफ टाइम। टाइम के बारे में अगर कोई विज्ञान बता रहा है तो उसको बोलते हैं होरोलॉजी, समय विज्ञान। होरोलॉजी कहते हैं ना कि इतने तारीख को ये होने वाला, इस तरीके से। तो साइंस ऑफ टाइम, होरोलॉजी। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? समय विज्ञान। इसको आपको बोल बोल के याद करना है बार बार। फिर साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, यानी वैसा विज्ञान जो डिक्शनरी को कंपाइल करे, एक डिक्शनरी बनाए, है ना, और राइटिंग के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं? शब्दकोश विज्ञान, है ना। शब्दकोश समझिए ना, डिक्शनरी, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं? LEX, लेक्सिको, XICO, LEXICO, लेक्सिको, GRAPHY, लेक्सिकोग्राफी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी, यानी वैसा साइंस जो राइटिंग के बारे में या डिक्शनरी को कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात करे, वो है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर। वैसा विज्ञान जो मैनकाइंड, मानव जाति के रेस, यानी उसके क्या कहते हैं, वंश के बारे में, वंशानुक्रम के बारे में बताए, है ना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मानव जाति विज्ञान। इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? ETHNO, इथनोलॉजी। एक और था, ध्यान रखिएगा, एक हम लोगों ने पढ़ा था वंशानुक्रम के बारे में जो बताए, वो था क्या हमारा? जीनियोलॉजी था, लेकिन वो इससे अलग है। ये पूरे मानव जाति के बारे में बता रहा है ना, मानव जाति कैसे कैसे पहले पशु था, फिर कैसे कैसे बंदर से, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए इंसान बना, उसके बारे में इथनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, क्या है नेक्स्ट हमारा? साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जो शरीर के बाहरी बनावट के बारे में वैसा विज्ञान जो बात करे उसको बोलते हैं एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। क्या बोलते हैं? शरीर रचना विज्ञान। स्पेलिंग देख लीजिए, ANATOMY, MY, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, स्पेलिंग लिखने का ये मतलब है यहाँ पे बार बार कि आपको स्पेलिंग भी साथ साथ याद हो। मेरा मकसद एक ही है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से सीख जाएं, दिमाग में बैठ जाए आपके, ताकि पेपर में आपका ये सवाल गलत ना हो। तो वैसा साइंस जो शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में डील करे, बताए एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। वैसा साइंस जो इंसान की आदतों के बारे में बताए, है ना, जो उसका इन्वायरमेंट के साथ है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा बर्ताव है, कैसे बिहेव करता है इंसान, उसके बारे में जो बात करे साइंस, उसको बोलते हैं परिस्थिति विज्ञान। क्या बोलते हैं? परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी यानी परिस्थिति विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान। ठीक है, जो इंसान और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन बताए। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का कैसा बनावट है, कैसे बना है, इसके बारे में अगर कोई बात करे साइंस, तो उसको क्या बोलेंगे? विश्व रचना विज्ञान। विश्व का
रचना कैसे हुआ है, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, इसको बोलते हैं COSMA, कॉस्मोग्राफी, GRAPHY, कॉस्मोग्राफी। ठीक है, साइंस ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का संरचना कैसे हुआ है इसके बारे में जो साइंस बात करे उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, साइंस ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज, जिससे कोई भी बीमारी हुआ किसी को, है ना, उसके बारे में जो साइंस चर्चा करे, उसके बारे में जो पता लगाए, कॉज ऑफ डिजीज। जैसे किसी को बीमारी हो गई, सर्दी खांसी से जो भी है, कोरोना वायरस के बारे में उसके रीज़न क्या था, उसके बारे में अगर कोई पता लगा रहा है कि सर्दी हुई है तो ठीक है भाई ये कोरोना किससे हुई है, तो इस तरह का जो विज्ञान है जो डिजीज़ के कॉज के बारे में, कारण के बारे में पता लगाए, उसको बोलते हैं ईटियोलॉजी या एटोलॉजी। देखिए ईटियोलॉजी का पहले देखते हैं, ETIOLOGY, ईटियोलॉजी या एटोलॉजी, दोनों सेम है, AETIOLOGY। एटोलॉजी या ईटियोलॉजी, कारण विज्ञान, है ना, वैसे विज्ञान जो कारण पता करे बीमारियों का, ईटियोलॉजी या एटोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, यानी वैसा साइंस जो मानव जाति को एक पशु के रूप में देखता है या उसको मानता है, मानव शास्त्र। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ANTHROPOLOGY, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। तो बोलिए मेरे साथ फिर से, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, वैसा साइंस जो मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल आर्ट्स के बारे में बात करे, है ना, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करे, तो इसको क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी, शिल्प विज्ञान, है ना, जो नए नए आविष्कारों के बारे में। तो टेक्नोलॉजी, TECHNO, LOGY, टेक्नोलॉजी, यानी जो साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स अगर पूछे तो क्या बोलना है, टेक्नोलॉजी, है ना, कि तो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप कर गया है, तो ये मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल आर्ट्स ही तो है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, वैसा साइंस जो हमें हेल्दी लिविंग यानी हमारे स्वस्थ रहन सहन के बारे में बताए, उसको बोलते हैं हाइजीन। कहते हैं ना हम लोग कि अपना हाइजीन अच्छा रखा करो, है ना, डेली का रहन सहन आपका अच्छा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान को क्या बोलते हैं, हाइजीन। स्पेलिंग देखिए, HYGIENE, हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख, क्या बोलते हैं इसको, शिलालेख। शिलालेख देखते होंगे पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, एक ऐसे पत्थरों पे लिखवाया करते थे कि हाँ ये राजा ने इस तरह को ऐसे ऐसे किया। जैसे आजकल भी देखते होंगे ना, कोई मंत्री वगैरह जो वो करते हैं रोड का उद्घाटन वगैरह, तो साइड में एक बोर्ड लगा दिया जाता है, पत्थर पे लिख दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री के क्या कहते हैं के द्वारा इस रोड का उद्घाटन किया जाता है या शिलान्यास किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके को शिलालेख कहते हैं, जो शिला यानी पत्थर पे जो लिखा गया हो, तो शिलालेख। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब हुआ इसी को, वैसा साइंस जो इसके बारे में बात करे उसको बोलते हैं इपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र, है ना, पुरालेख शास्त्र। क्या बोलेंगे, EPIEPGRAPHY, इपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन के बारे में इपिग्राफी बताएगा। ठीक है, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, सौंदर्य विज्ञान जिसको कहते हैं, कि जो इंसान की सुंदरता के बारे में जो साइंस बताए, हमें जानकारी दे, वो सौंदर्य विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं, KALOLOGY, कैलोलॉजी। जो ब्यूटी के बारे में बताए वैसा साइंस जो ह्यूमन ब्यूटी के बारे में बताए, कैलोलॉजी। ध्यान रखेंगे, फिर से बोलिए, ह्यूमन ब्यूटी के बारे में बताने वाला साइंस कैलोलॉजी, सौंदर्य विज्ञान। इंग्लिश हिंदी दोनों देखिए आप, इसी तरीके का ऐसा मैटर मैं ढूंढ के लाया हूँ, क्योंकि ट्रांसलेटर के एग्जाम में जितना आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए उतना हिंदी भी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट आज का, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, जो डेट फिक्स करे किसी भी चीज़ का, है ना, कालक्रम, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ कितने तारीख को होना है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब क्या होगा, ये डेट जो फिक्स करे साइंस, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। कालक्रम विज्ञान, जैसे नहीं कहते क्रोनोलॉजी समझिए आप, यानी कौन सी घटना कब हुई है, एक से एक कड़ी को जोड़ते हुए उसको जोड़ना आगे, और डेट फिक्स करना कि इतने दिन बाद ये चीज़ हुआ है तो आगे ये इतने दिन बाद होगा, है ना, क्रोनोलॉजी। जैसे कोई क्रिमिनल है उसकी भी क्रोनोलॉजी देखी जाती है कि भाई कितने कितने साल के बाद ये एक्टिव होता है। वायरस है उसका भी क्रोनोलॉजी आप देखिए, कितने सालों बाद ये एक्टिव होता है। इस तरीके से अगर कोई चीज़ है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, कालक्रम विज्ञान, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, क्रोनोलॉजी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई भी
आपकी क्वेरी है या कुछ वैल्यूएबल सजेशंस है हमारे लिए, दोनों का स्वागत है। आप बिल्कुल कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह का प्रश्न हो, ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड, या कुछ आपको सजेशन देना हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका जवाब निश्चित ही दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग नए हैं, पुराने वाले तो ज्वाइन ऑलरेडी है वहाँ पे, तो लर्नर्स फेलो नाम के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ये मैटर आपका PDF फॉर्मेट में भेजा जाता है, आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग वीडियो देखे हैं लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और शेयर करें। आपके और भी मित्र होंगे जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्स की, या छोटे भाई बहन भी जो अभी से कंपटीशन का एग्ज़ाम्स आगे सोच रहे हैं करने का, उनको भी बिल्कुल शेयर करिए, उनके भी काम आ जाएगा, है ना। कर भला हो भला, आप दूसरे का अच्छा करेंगे, आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप और भी प्लेलिस्ट हमारे हैं चैनल पे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब भी आप वहाँ से देख सकते हैं, और इडियम फ्रेज का भी सीरीज़ वहाँ पे है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। चलिए, आप सबका ये वीडियो देखने के लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी और अच्छी इससे हो रही होगी, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।